अपने हवन, कारगिल के उन शहीदों को नमन। है नमन उनको जो इस यशकाय को अमृतत्व देकर इस धरा पर शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय इस धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। आज कारगिल विजय दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम नमन करते हैं हमारे देश के उन तमाम सैनिकों को, उन तमाम वीरों को जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। तो आज का ये हमारा कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा विशेष है और हमारे जो मेहमान हैं वो भी बहुत ज़्यादा विशेष है। और आज इस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो भी है कारगिल विजय दिवस, शौर्य, समर्पण और स्मृतियाँ। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं पूर्व सैनिक श्री संजीव कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि आप वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस STF 25वीं बटालियन में एक अधिकारी के रूप में भी आप कार्यरत हैं। संजीव जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि 26 जुलाई जो सिर्फ एक तारीख ही नहीं बल्कि इस ऐतिहासिक दिन पर आप हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। और हमारी सेना को समर्पित इस गीत के साथ हम इस अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कारगिल के उन शहीदों को नमन, कारगिल के उन शहीदों को नमन। प्राण दे जिनने बचाया ये चमन, कारगिल के उन शहीदों को नमन। करके बैरियों की चाल को बचाने माँ भारती के भाल को, चल पड़े जो बांध कर सिर पर कफन, कारगिल के उन शहीदों को नमन, कारगिल के उन शहीदों को नमन। वीर दुर्गम पर्वतों पर चढ़ गए, शत्रुओं को मार आगे बढ़ गए, कर गए जो प्राण का अपने हवन, कारगिल के उन शहीदों को नमन, कारगिल के उन शहीदों को नमन। ध्वस्त युद्धक उपकरण करते गए, विजय के पथ पर चरण धरते गए, जिनके कारण विजय ध्वज फहरा गगन, कारगिल के उन शहीदों को नमन, कारगिल के उन शहीदों को नमन। प्राण दे जिनने
चमन, कारगिल के उन शहीदों को नमन। तो सुना और देखा आपने गीत जो हमारी भारतीय सेना को समर्पित था। संजीव जी, एक बार पुनः आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस शौर्य दिवस की आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हैं और जय हिंद वंदे मातरम के साथ हम आपका एक बार पुनः स्वागत करते हैं। जय हिंद। पूर्वा जी एवं दूरदर्शन के माध्यम से मैं आज के शौर्य एवं पराक्रम दिवस पर सभी देशवासी एवं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। जी संजीव जी, जब भी 26 जुलाई की जो तारीख आती है, हम देशवासियों तो जो है याद करते हैं कारगिल विजय दिवस के रूप में। जी। जब भी लेकिन ये दिनांक आती होगी तो एक सैनिक होने के नाते आपके जहन में, आपकी स्मृतियों में बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें जो हैं वो तरोताज़ा हो जाती होंगी। वो जो दिन है वो आपके जहन में घूमते होंगे। तो हम चाहेंगे कि हम इसी बात से शुरुआत करते हैं कि जो युवा, जो बच्चे या जो दर्शक हैं जो जी। नहीं जानते हैं कि आखिर कारगिल विजय दिवस क्या है और हमारे लिए क्या मायने रखता है, हम चाहेंगे कि संक्षिप्त में आप बताएं। जी, मैं इसको बहुत एक शॉर्ट और संक्षिप्त में कहना चाहूँगा। ये बात है मई 99 की, जब उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। जी। उस समय पाकिस्तान की सेना एवं कुछ आतंकवादी संगठनों ने जी। हमारे देश की सीमा में काफ़ी हद तक घुसपैठ कर दी थी। फिर जिसकी सूचना एक चरवाहे ने आकर भारतीय सेना को दी। अच्छा। फिर एक टुकड़ी गई वो देखने के लिए कि आखिर एक्चुअली हो क्या रहा है, वहाँ क्या हुआ। लेकिन चालाकीवश धूर्ततापूर्वक उनको किसी तरह पकड़ लिया गया और बड़ी निर्ममता से और बर्बरता से उनको शहीद कर दिया गया। मतलब हमारे लिए शहीद हुए थे, मतलब सबसे पहले शहीद वही लोग हुए थे। जैसे कैप्टन कालिया का नाम आपने सुना होगा। जी। जी। उसके बाद भारतीय सेना एक्टिवेट हुई। उनका उद्देश्य था लेह और लेह लद्दाख और श्रीनगर वाला जो राजमार्ग है, ऊंची चोटी पे चढ़कर उसको कंट्रोल कर लेना, उसको ख़त्म कर देना। और वो अपनी मेन ऊंची चोटियों पर कब्जा करना चाहते थे। एक्चुअली पहले जो है कारगिल एक जिला है, ये लद्दाख का एक हिस्सा हुआ करता था। अच्छा, लद्दाख जिले में आता था। जी जी जी, जी। अब तो लद्दाख एक अलग प्रदेश हो चुका है। तो उनकी इस जो उनकी साजिश थी उसको भारतीय सेना ने पूरी तरह नाकाम कर दिया और युद्ध लगभग 2 महीने तक चला। 26 जुलाई को आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना की विजय घोषित कर दी गई और इसमें हमारे लगभग 530 के करीब सैनिक शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए और कई इसमें घायल और हताहत हुए। लेकिन ये एक विजय, एक बहुत बड़ी विजय थी। हालांकि ये तो कारगिल युद्ध था, युद्ध आज भी हो रहा है कश्मीर में, चाहे आतंकवाद के खिलाफ हो या मौसम से युद्ध हो या प्रकृति से लड़ाई हो, युद्ध कभी बंद नहीं होता एक सैनिक जीवन में। जी बिल्कुल संजीव जी, सही कहा आपने। आप लोग हमारे लिए जीते हैं, हमारे लिए, देश के लिए मरते हैं और आप लोग रहते हैं इसलिए हम लोग सुरक्षित रहते हैं और चैन की नींद सो पाते हैं। मैं जानना चाहूँगी आपसे ही कि जिस समय कारगिल का युद्ध हुआ, आपका कैसे सेना में जाना हुआ, आपको कैसे प्रेरणा मिली और उस समय कैसे सिम्टम्स बने थे जब आप कारगिल तक पहुंचे थे, और उस समय का भी थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, भारतीय सेना में जाने की प्रेरणा तो मैं ये बोलूँगा कि बचपन से ही एक शौक़ था मुझे हथियारों का। कुछ फोटोग्राफ भी मेरे में दिखाऊंगा जिसमें मैं फ़ोटो खिंचवाने मेले में बंदूक हाथ में लेके फ़ोटो हैं। उसके अलावा फिर एनसीसी से मुझे मेरी प्रेरणा मिली। मैं सी सर्टिफिकेट हूँ एनसीसी में और एनसीसी के माध्यम से और स्पोर्ट्स के माध्यम से मुझे सेना में जाने का की प्रेरणा प्राप्त हुई और उसी को लेकर मैं भारतीय सेना में गया। अच्छा, तब आपका जाना हुआ। जी। हम अक्सर युवाओं से कहते हैं, हमारी पीढ़ी से यही बोलते हैं कि भारतीय सेना बड़ी गौरवपूर्ण एक गाथा भी उनकी रहती है, जीवन भी रहता है। लेकिन अक्सर आप देखिए कई बार ये भी होता है कि हमें लगता है कि नहीं, भारतीय सेना में जाना एक सपना होता है लोगों का। जी। तो किस तरह से संजीव जी वो पूरा कर सकते हैं? क्या क्या उनके अंदर होना चाहिए और क्या जज्बा लेकर जाना चाहिए? देखिए, भारतीय सेना में जाने के लिए सबसे पहले तो शारीरिक दक्षता अच्छी होनी चाहिए और वो अपने आप में मिलते उसे लानी पड़ती है। जी।
इसके लिए आप माध्यम है एनसीसी का, स्पोर्ट्स का, जी जिसमें वो लोग एक अच्छी रनिंग करके और एक अच्छा फिजिकल फिटनेस प्राप्त करके जी और कुछ बुद्धि और उसके माध्यम से जी वो भारतीय सेना में जा सकते हैं और अपना पराक्रम दिखा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और सही कहा आपने, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे देश के युवा हैं, आजकल तो युवतियां भी भारतीय सेना जी में बिल्कुल आने बिल्कुल लगी हैं, और बिल्कुल आ उनसे रही वही है। आह्वान करते हैं कि उनमें ये जोश और जज्बा होना चाहिए कि किस लिए, देश के लिए हमको जी समर्पण के साथ आगे आना है। हम जानना चाहेंगे संजीव जी, आपके सैन्य जीवन की कोई ऐसा वृतांत या कारगिल युद्ध से जुड़ा कुछ ऐसा प्रसंग जिसने जिसने आपको अभी तक आपके जहन में हो और आप हम दर्शकों से आप साझा करना चाहें। देखिए, सैनिक जीवन के अंदर कोई एक घटना नहीं होती है, जी हर दिन अलग अलग टाइप की घटना आती है सैनिक जीवन में। जी ये जरूरी नहीं है कि कोई दुश्मन सामने होगा वो गोली चलाएगा तो ही वो एक जहन में रहेगा हमेशा। जी आप अमरनाथ यात्रा से कभी कुछ श्रद्धालु जब वापस लौटते हैं तो उनसे पूछिए कि कैसा रहा उनका सफ़र, तो बताते हैं कैसे दुर्गम रास्तों से होते हुए हम लोग गए आए, पहाड़ चढ़े उतरे, जहाँ कभी मौसम ख़राब होता है, -डिग्री टेम्परेचर में जाता है, तो लड़ाई और यादें तो हर क्षण रहती है उसमें। जी, मतलब आप जी। ये नहीं बोल सकते कोई एक विशेष दिन, हर दिन विशेष होता है वहाँ का, यादगार होता है। जिस समय कारगिल युद्ध चल रहा था उस दिन आप देखते थे हम देश की परिस्थिति अभी बिल्कुल इस तरह की थी, सभी लोग सैनिकों को और यही बस विश कर रहे थे, यही चाह रहे थे कि किस तरह से हम विजय प्राप्त करें। तो उस समय जब आप वहाँ थे तो एक सैनिक होने के नाते जब वो युद्ध किया जा रहा था, और आपके साथ भी हमने सुना है कि आप भी बहुत उसमें घायल भी हुए थे और किस तरह से आपका आना हुआ, क्या आप वो बातें हमसे साझा करना चाहेंगे संजीव जी? देखिए, वो छोटे मोटे चोट लगता है खाना, ये एक अलग चीज़ है। जी बस सबसे बड़ा मायने ये रखता है कि युद्ध जीत गए, बस ये बहुत बड़ी बात है। जी जी मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, एक सैनिक के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक कारगिल विजय दिवस से जी। या कारगिल युद्ध से अगर कुछ सीखने वाली कोई चीज़ होगी संजीव जी, तो आप उसको किस नज़रिए से देखेंगे कि देश को उससे क्या सीख मिली और हमें क्या बदलाव आया? देखिए, देश को मतलब सबसे पुरानी बड़ी परिस्थिति और हाँ, आज हम जब बहुत सारी चीज़ों से संपूर्ण हो चुके हैं। देश को सबसे बड़ी सीखने वाली तो यही बात है कि सतर्कता। जी बिल्कुल, अब जो आजकल हो रही है उसके बाद आज तक ऐसा मौका नहीं आया कि कभी कुछ ऐसी घटना हुई हो, छोटी मोटी आतंकवाद घटनाओं को छोड़कर। जी देश ने ये सीखा सतर्कता, कभी विश्वास नहीं करना दुश्मन देशों के ऊपर, और इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी हो चुकी है। जी अब शायद ही कोई देश दुस्साहस करेगा भारत के ऊपर आक्रमण करने की या कुछ अन्य गतिविधियां करने की। जी, यानी हम कह सकते हैं कि अब हमारी भारतीय सेना और ज़्यादा बहुत मजबूत ज़्यादा हो चुकी मजबूत है और सशक्त हो चुकी और है। सशक्त हो चुकी जी। है। जी बिल्कुल। सीमाओं पर सैनिक तो देश के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं और पूर्ण रूप से बिल्कुल भूल जाते हैं कि परिवार क्या है और बाहर क्या है, सिर्फ उन्हें लगता है कि देश हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन संजीव जी, एक सामान्य नागरिक होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य रहते हैं, हम वो भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम तो वो दर्शक रहते हैं या सिर्फ प्रार्थना करते हैं अपनी भारतीय सेना के लिए कि ऐसा हो, हमारा देश बचा रहे दुश्मनों से, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस आप लोग रहते हैं तो करते हैं, लेकिन उस समय हमारे क्या कर्तव्य होना चाहिए एक नागरिक होने के नाते? देखिए, एक नागरिक होने के नाते सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि एक सैनिक जब उसका परिवार, तो सैनिक अपने ड्यूटी पे होता है तो उसका परिवार अकेला होता है, तो उसके परिवार पे किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आनी चाहिए। आपने कई घटनाएं सुनी होगी, सैनिक अपने ड्यूटी पे है, उसके ज़मीन पर, उसके प्लॉट पे, उसके मकान पे कब्जा हो जाता है, वो बेचारा एक लड़ाई तो लड़ ही रहा है और दूसरी लड़ाई फिर छुट्टी में आके लड़ता है। जी तो उसके साथ इतना होना चाहिए कि उसके परिवार को पूरा सपोर्ट मिले, चाहे वो शासन से मिले या जहाँ रहता है वहाँ के लोगों से मिले। क्या बात। मतलब उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरा परिवार अकेला है, जी। उसको ये फील होना चाहिए कि मेरे परिवार के साथ में मेरा पूरा शहर सारे है लोग और मेरा हैं, पूरा देश है। जी। क्या बात कही संजीव जी कि बिल्कुल जब आप लोग वहाँ रहते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ मातृभूमि और सिर्फ देशवासी आपको नज़र आते हैं, और यही जज्बा हर एक भारतवासी में भी होना चाहिए कि जब सैनिक वहाँ हैं तो उनका परिवार, जो उनके लोग हैं, उनकी भी रक्षा करना या उनके जी। प्रति भी कर्तव्य निभाना हम सबका भी कर्तव्य बनता है। संजीव जी, और बात करना चाहेंगे कि कहते हैं युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़ा हाँ। जाता, मनोबल बहुत ज़्यादा मायने Exactly. रखता है,
उस समय क्या मनोबल जब रहते हैं, हालांकि देखिए उस समय की कल्पना कर पाना भी हम आम नागरिकों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब आप डटे रहते हैं, हर समय आप चौकन्ने रहते हैं कि किस समय क्या है, पूरी गतिविधियों पर आप लोग नज़र रहते हैं। तो उस समय एक सैनिक होने के नाते जो मानसिक स्थिति आपकी होती है, जो मनोबल आपको बढ़ाए रखना होता है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, एक सैनिक होने के नाते तो मैं यही कहूँगा कि मेरे जो सेना में वरिष्ठ अधिकारी थे, जी सबसे बड़ा मनोबल बढ़ाने का काम तो उन लोगों का था। जी जी मतलब वो हमेशा कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलते थे, कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम लोग अकेले हैं। जी बिल्कुल हर मोर्चे में पहले वो आगे रहते थे, उनके साथ में हम लोग होते थे। जी तो और मनोबल, जो जितने युद्ध होते हैं सिर्फ मनोबल से जीते जाते हैं। हथियार तो एक सेकेंडरी चीज़ होगी, हथियार तो खैर जरूरी है ही, लेकिन मनोबल कराने का जो बढ़ाने का काम है जी वो हमारे अधिकारियों ने किया। और मैं मेरे साथ जो थे अधिकारी जिनके सानिध्य में मैंने नौकरी करी या ड्यूटी जी करी, जी मैं उन सभी को सैल्यूट करना चाहूँगा। जी संजीव जी, हमने देखा कि जब कारगिल युद्ध हुआ था, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी आई थी, इवन हमारे भारतीय सिनेमा में तो फिल्म भी आई थी कारगिल को जी। लेके, ताकि लोग उसके बारे में जान सकें और उन शहीदों को भी जान सकें, उन लोगों को भी नमन कर सकें जो उस समय मौजूद थे। तो हम चाहेंगे कि वो कुछ नाम हमारे दर्शकों को आप भी बताएं। विक्रम बत्रा हाँ, जी। जैसे विक्रम जी बत्रा है, उनके जी ऊपर एक शेरशाह नाम की मूवी भी बनी थी, जी आपको जी शायद याद जी होगा। जी एक संजय कुमार है जी जो ये परमवीर चक्र विजेता हैं। जी जी वैसे कई अधिकारी और जेसीओस जी और जवान जी जिन्होंने कई शौर्य और मेडल प्राप्त किए हैं जी इस युद्ध के दौरान। जी। तो वो वैसे कई ऐसे वीर हमारे बहुत है, सैनिक थे बहुत जिनको वीर है। जी और जी मतलब मान के चलिए कि उन वीरों की कंट्रोल कमांड और उनकी वजह से ही जी बाकी लोगों को नेतृत्व मिला और जी आज ये विजय की प्राप्ति हुई। जी। संजीव जी, कोई ऐसी स्मृति, कोई ऐसा प्रसंग जिसको आप अभी भी याद करते हैं तो भावुक हो जाते हैं, और उस याद को आप क्या हमसे साझा करना हाँ, चाहेंगे? कुछ यादें थी। जी राष्ट्रीय राइफल्स कश्मीर में जब हम लोग थे जी उस समय, जैसे कभी कभी ऐसा होता था कि जिन लोगों के साथ हम लोग आज सुबह ब्रेकफास्ट किया या एक दिन पहले हमने उनका खाना खाया, कभी कभी उन्हीं को लेकर आना पड़ता था। उफ़ो, मतलब तो ये एक बड़ा भावुक क्षण हो जाता था कि कल तक तो हमारे साथ में थे ये और आज इनको लाना पड़ा। तो खासकर ये सबसे ज़्यादा चीज़ें होती थी राष्ट्रीय राइफल्स में जब कश्मीर में हम पदस्थ थे। आजकल तो खैर काफ़ी कंट्रोल हो गया है। उस समय आतंकवाद चरम सीमा पे हुआ करता था जब हम लोग, ये बात है 2001-2002 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जी काफ़ी जी पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। जी जी तो ये कुछ भावुक क्षण हो जाते थे। कोई अपना साथी घायल हो जाता था या कहीं किसी खबर सुनते थे, जी। साथी चाहे कोई भी हो, यहाँ पोस्टिंग हो वहाँ पोस्टिंग हो, है तो सब सैनिक ही। सब तो सैनिक एक ही हैं। वो रहते जी ही है एक दूसरे से इमोशनल अटैचमेंट। जी, मतलब आपकी बात सुनकर हमारे दर्शक और मैं भी भावुक हो रही हूँ कि जिनके साथ हम आज भोजन कर रहे हैं, हाँ। बैठे हुए हैं, साथ में पल बिता रहे हैं, और युद्ध के दौरान उन्हीं को हमको हाँ, उन्हीं को लेकर लेकर आना आने पड़ पड़ता रहे हैं। था कई मतलब बार। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय सैनिक की जो जीवन शैली रहती है, जी। लाइफ रहती है, और जैसे हम जो सामान्य जीवन जीते हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो भी आपकी भावनाएं हमारे दर्शकों तक पहुँचे कि कितनी विषम परिस्थितियों में एक सैनिक जो है, जब आप देखते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर है, जी। बर्फ़ जमा हुआ है, जहाँ हमको ये नहीं समझ में आता कि भोजन भी हम एक टाइम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कब कौन सी चीज़ हमारे ऊपर आ जाए, किस परिस्थिति को हमने सामना करना पड़े। तो ये सारी बातें हम चाहते हैं कि उन युवाओं तक पहुँचे संजीव जी, और वो भी जान सके कि हमारे भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को। देखिए, एक सैनिक जब ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचता है ना, तो पहुंचते ही उसके अंदर एक चीज़ तो खत्म हो जाती है, जीवन और मृत्यु का जो जी। बीच का डिफरेंस होता है वो खत्म हो जाता है। और फिर हम जिस परिस्थितियों में वहाँ जाते हैं वहाँ एक होता है टीम वर्क। जी हम जो अपने साथी सामने वालों को देखते हैं, हम सब एक दूसरे को देखकर इतना खुश रहते हैं, कभी ऐसा एहसास ही नहीं होता है कि यहाँ बहुत ठंड है, यहाँ बहुत गर्मी है। सब साधन होते हैं उसके भी, जी और चलती रहती है लाइफ, बहुत आसान तरीके से चलती रहती है। जी परिस्थितियाँ, विषम परिस्थितियों में भी इजी बनाना, ये सब जी एक मनोबल, जिससे अभी आपने कुछ देर पहले पूछा था, ये सब मनोबल की वजह से होता है। मनोबल और मोराल अप होने की वजह से जी कि विशेष परिस्थिति हमें सामान्य लगती है, जी तो कोई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता उससे। जी। आज हम देखते हैं संजीव जी, छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने हैं, जी। युवा हैं, हम बिल्कुल उनको आगे के लिए कहते हैं कि जिस माहौल को अभी हम उन्हें दे रहे हैं, हर चीज़ लग्जरी या छोटी छोटी चीज़ें भी जब भी उनको
सामान्य चीज़ की ज़रूरत होती है उनको आसानी से मिल जाती है, या हम यूँ कहेंगे जिस मजबूती को या जिस जीवन को हमें उन्हें प्रदान करना चाहिए, एक सैनिक होने के नाते आप क्या नसीहत देंगे, क्या सलाह देंगे उन पेरेंट्स को कि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, ताकि देश के लिए जो है जी। वो जब भी, या देश के लिए जब भी ऐसी कुछ विषम परिस्थितियाँ आए तो कम से कम वो डरे नहीं और उनका सामना कर सके, और विशेषकर महिलाओं और बच्चियों को। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि चाहे महिला हो चाहे बच्ची हो, जब उनके स्कूल या कॉलेज का टाइम होता है उस समय सबसे पहले एनसीसी जरूर लें, क्योंकि एनसीसी एक ऐसी चीज़ है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसमें आपको देशभक्ति भावना और लगभग आपको एक आधा सैनिक बना देती है वो, जी, और आपको उससे काफ़ी प्रेरणा मिलती है, जहाँ हथियारों के प्रशिक्षण सब चीज़ें होती है। जी, उसके अलावा वो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग लें, चाहे बास्केटबॉल हो या वॉलीबॉल, उसमें एक टीम वर्क होता है, एक टीम वर्क। तो उस ये दोनों चीज़ें एक ऐसी प्रेरणा देती है सेना में जाने की, कि हम सेना में जाते हैं, वो लोग नेतृत्व करने की क्षमता आ जाती है उन लोगों के अंदर। तो मैं तो कहना चाहूँगा एनसीसी या स्पोर्ट्स या दोनों, मतलब पढ़ाई तो अपनी जगह चलती चलती है, पढ़ाई तो उनको करना ही करना है, मतलब बौद्धिक विकास के साथ साथ में ये शारीरिक भी बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, किताबी पढ़ाई करने से ही एक सैनिक नहीं बन सकता। जी, बस तो मेरा ऐसे कहना है कि कुछ फिजिकल एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी है। अपने आप को मजबूत बनाना, बिल्कुल, अपने आप को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। आवश्यक बिल्कुल है। संजीव जी, जैसे अभी सोशल मीडिया का युग चल रहा है, इंटरनेट, सारी चीज़ें, बहुत ज़रा सी बातें बड़ी जल्दी वायरल हो जाती हैं। दोनों दृष्टिकोण उसमें रहते हैं, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें नहीं बाहर जाना चाहिए, नागरिक हो या कुछ ऐसे निजी चैनल्स हैं, वो भी उन बातों को बाहर बता देते हैं जो शायद हमारी सुरक्षा को लेकर सही नहीं रहती। तो आपका इसमें क्या विचार है और आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया पे तो कुछ भी चलता है, सबको पता है, लेकिन बिना किसी तथ्य के उस पर विश्वास कर लेना, मतलब ये ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। तो कई चीज़ें चलती है सोशल मीडिया, आप कुछ भी एक डाल देंगे तो उसी के ऊपर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर सेना में जाने की या कुछ देश के लिए कुछ करने की इच्छा है, तो थोड़ा सोशल मीडिया और इन चीज़ों से दूर रहकर जितनी आवश्यकता हो उतना ही किया जाए। सोशल मीडिया पे बिना तथ्य के और आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जाए, जी जी, चाहे कुछ भी हो। जी, और बिल्कुल ये भी कहा जाता है कि एक आम नागरिक होने के नाते भी किसी तरह के कोई भ्रामक भी चलती रहती, काफ़ी चलती है, काफ़ी जी, चलती जी, है। जी। अच्छा, ऐसे ही मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस समय हमारे देश में विषम परिस्थितियाँ होती हैं, जिसके बारे में हमको नॉलेज नहीं होता, जैसे हम उस समय कारगिल की बात करें, हमको नहीं पता रहता कि सीमा पर क्या चल रहा है, उस स्थान पर क्या चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी भ्रांतियाँ जो हैं वो चलती रहती हैं, तो वो भी शायद नहीं होना चाहिए इस समय। तो एक उस समय नागरिक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य होना देखिए, चाहिए? देश में कई तरह के लोग होते हैं, एक देश प्रेमी लोग होते हैं, कुछ एक देश विरोधी लोग भी होते हैं, मतलब अराजकता टाइप के, या जिनको बोले कि वो लोग कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, वीडियो डालते रहते हैं। तो हमें उन बातों पर विश्वास नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो एक्चुअल परिस्थिति है उसको देखना है और हमारा देश पर विश्वास बनाए रखना है। बस मैं तो, और सेना पे विश्वास बनाए रखना, बस मैं तो ये कहना चाहूँगा। सेना पे विश्वास बनाए रखना, बनाए नहीं रखना संजीव जी, सेना पे हम लोगों को, भारतीय नागरिक होने के नाते हमें अपने आप से ज़्यादा विश्वास आप पर होता है। जैसा कि मैंने कहा था ना, क्योंकि आप लोग हमेशा डटे रहते हैं, इसलिए हम लोग सुरक्षित नींद सो लेते हैं, हम लोग चैन की नींद सो लेते हैं, क्योंकि हमें ये पूर्ण विश्वास रहता है कि हमारी रक्षा आप जैसे हाथों में है। मैं चाहूँगी एक ऐसा दौर या वो 2 महीने का समय, या जो आपने बताया कि किस तरह से आज 26 जुलाई का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और हम हर साल हमारे वीर सैनिकों को याद करते हैं, और किस तरह से उनके पराक्रम से आज उनके कारण हम आज का दिन देख पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे युद्ध और बहुत सारे पल ऐसे आए हैं संजीव जी, जब भारतीय सेना ने पूरी दुनिया में हमारे देश का गौरव बढ़ाया है, मान बढ़ाया है, और हम सबको सुरक्षा प्रदान की है। तो एक छोटे से एपिसोड में तो इन सबको समाहित कर पाना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, और बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि उस समय की यादें और बातें निश्चित रूप से आपके जहन में जब हम बात भी करते हैं तो आती होंगी, लेकिन एक भारतीय सैनिक होने के नाते हम चाहते हैं कि आप हमारे देश को, देशवासियों को एक अच्छा सा संदेश आप पहुंचाएं, ताकि वो भी अपनी सेना के प्रति जो भाव हैं उनको भी बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकें, और अपने देश के लिए भी पूर्ण समर्पण के साथ देश सर्वोपरि की भावना रख सकें। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि
आप कहीं भी कुछ भी काम करें, जरूरी नहीं है कि देश सेवा सिर्फ सेना में जाने के पर ही की जा सकती है। आप देश सेवा पुलिस में रहकर भी कर सकते हैं, आप नगर निगम तक में रहकर एक अच्छी देश जी। सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सेना में जाके ही देश सेवा करें। बस मैं तो कहना चाहूँगा, आज शौर्य दिवस जो है विजय दिवस के उपलक्ष्य में 26 जुलाई उन जो हमारे शहीद हुए सैनिक, उन लोगों को कभी ना भूलें, उनके बलिदान को ना भूलें, उनको हमेशा याद रखा जाए और उस बलिदान को याद करते हुए और इस देश के अंदर एकता अखंडता बनाए रखें और सेना के ऊपर एक अटल विश्वास बना के रखें। जी, क्या बात है। मैं सभी को सैल्यूट करना चाहूँगा जी जो वीर गति को प्राप्त हुए मेरे सैनिक। जी, हम भी आपके साथ दूरदर्शन परिवार की ओर से बहुत बहुत नमन करते हैं हमारे उन तमाम वीरों को जिनके कारण आज हम सुरक्षित हैं, और उस कारगिल दिवस के उन तमाम शहीदों को हम दूरदर्शन परिवार की ओर से शत शत नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, जय बहुत हिंद। बहुत धन्यवाद नमस्कार। हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो दर्शकों, सुना आपने, देखा आपने कि आज का जो दिन है 26 जुलाई, वो हम सब के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और सिर्फ एक ही दिन नहीं बल्कि हर एक पल सेना के प्रति हम जितना भी कृतज्ञता दें उतना ज़्यादा कम है। तो आपसे यही गुजारिश करूंगी, यही मैं चाहूँगी अपने देशवासियों से कि हम सभी भारतीय सेना के पराक्रम को नमन करें और उनकी वीरता को सलाम करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।